और जल्द ही हमारा अपना आश्रम अब महिला आश्रम शुरू करने वाले हैं, जिससे जो हम महिलाओं के लिए असल में मैं क्या हूँ, मैं ज़्यादा काम महिलाओं के लिए करती हूँ। मुझे महिलाओं से जुड़े हुए कार्य ज़्यादा करना पसंद आते हैं क्योंकि जो कहते हैं ना कि खुद भुगत भोगी होता है, जो खुद पीड़ित होता है, जो बहुत सारे दौरों से खुद गुज़र चुका होता है, तो उसको ये लगता है कि जो मेरे साथ हुआ है अब आगे किसी के साथ ना हो ऐसा। साक्षी वेलफेयर सोसाइटी से आप जुड़े हैं, ट्रस्ट से आप जुड़े हैं। शुरुआत कैसे की गई थी इसकी? इसके आप क्या पदाधिकारी हैं? किस तरह का कार्य करता है ये? देखिए, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जब हमने ये शुरुआत की थी अब से 6 साल पहले ये हमने शुरुआत की थी, 7वीं साल लग चुकी है संगठन को बनाए हुए। तो उससे पहले हम अन्य और बहुत सारे संगठनों में हमने काम किया। लेकिन जैसे हमने काम किया लोगों ने जैसे ही ज़रा-सा बढ़ने के लिए सोचा वैसे ही लोगों ने हमारी टाँग खिंचाई की और हमें संगठनों से बाहर निकाल दिया गया। तो ये हमें लगा कि ये तो बार-बार होता रहेगा, ऐसे तो चलता रहेगा। हम अपनी मर्ज़ी से जो हम महिलाओं के लिए असल में मैं क्या हूँ, मैं ज़्यादा काम महिलाओं के लिए करती हूँ। मुझे महिलाओं से जुड़े हुए कार्य ज़्यादा करना पसंद आते हैं क्योंकि जो कहते हैं ना कि खुद भुगत भोगी होता है, जो खुद पीड़ित होता है, जो बहुत सारे दौरों से खुद गुज़र चुका होता है, तो उसको ये लगता है कि जो मेरे साथ हुआ है अब आगे किसी के साथ ना हो ऐसा। तो मैं महिलाओं के लिए कार्य करने के लिए ही मैंने ये संस्था बनाई थी और तब से हमारी संस्था चली आ रही है। अब तक में दसियों हज़ार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी संस्था सफल हो चुकी है। हम जगह-जगह ब्यूटी पार्लर के सेंटर और सिलाई के सेंटर निःशुल्क लगाते हैं। अभी भी हमारे 35 सिलाई सेंटर गाँव-गाँव में चल रहे हैं और उसके अलावा मेरी एक क्लास चलती है तलवार और लाठी की, जो मैं निःशुल्क सिखाती हूँ बच्चियों को, शाम के समय चलती है। और उसके अलावा हम बहुत सारी लड़कियों को जूडो कराटे के कैंप लगा-लगा के सिखा चुके हैं और वृद्ध महिलाओं को प्रशासन का भी फ़ोन मेरे पास आता है। वृद्ध महिलाओं को हम सड़क से उठा के, जो अपने घर से निकाल दी जाती हैं, ऐसे ही पड़ी हैं, उनको उठा-उठा के हम अपनी व्यवस्था से आश्रम तक पहुँचाते हैं और जल्द ही हमारा अपना आश्रम अब महिला आश्रम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम ऐसी महिलाओं को अपने पास रखेंगे और उनकी सेवा खुद अपने हाथों से करेंगे। समाज से, क्योंकि हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए कार्य करें। भले हमने मान नहीं रहे हैं कि जो मेरा अंतिम संस्कार करना, लोगों का लवारिस लोगों का अंतिम संस्कार करना, ये जो समाज से या समाज सेवा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो समाज से जुड़े हैं। समाज से और सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं जिससे कार्य में निरंतरता बनी रहे, ये कार्य कभी ना रुके, पूर्ण विराम ना लगे, सालू सैनी रहे ना रहे, इस कार्य में जो लोग बाग गति देने के लिए आगे आए। सरकार से और समाज से क्या अपेक्षा करते हैं आप? देखिए, समाज से तो मुझे एक ही अपेक्षा है, आपके आस-पास यदि ऐसा कुछ आपको नज़र आए, ज़रूरी नहीं है हर जगह सालू सैनी ही पहुँचे, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर जगह मैं पहुँचूँ। लेकिन समाज से मैं एक निवेदन ज़रूर करना चाहती हूँ कि अगर किसी के भी आस-पास ऐसी कोई लावारिस डेड बॉडी हो या फिर कोई परिवार ऐसा हो जो अंतिम संस्कार करने में असमर्थ हो, तो हम सब लोग भी मिलके उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं। लोग क्या है कि लोग देखते हैं, क्यों देखते हैं मुख बने हुए मुझे समझ नहीं आता। लोगों के मन में दया नहीं रही, धर्म नहीं रहा, क्या नहीं रहा मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। अभी मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ, अभी कुछ समय पहले एक बुज़ुर्ग अम्मा थीं जो पूरी रात अपनी 22 वर्षीय बेटे के मृतक शरीर के साथ वो श्मशान घाट के बाहर बैठी रहीं पूरी रात। आप सपोज़ करो कि वहाँ पूरी रात में, अब रात तो सड़क चलती है, क्या पूरी रात में कोई व्यक्ति नहीं गुज़रा वहाँ? जो इंसानियत के नाते उस अम्मा से पूछ लेता कि आप क्यों बैठी हैं यहाँ डेड बॉडी के साथ में, क्या समस्या है? आप पूरी रात श्मशान घाट के बाहर क्यों बैठी हैं? मानवता के नाते भी इंसान रुक जाता है। वो मेडिकल से आई थी, मेडिकल से ही उन्हें मेरा पता दिया गया कि आप वहाँ चले जाओ, वो शालू अंतिम संस्कार करती है, वो कर देगी, आपका पैसा नहीं लगेगा। तो वो जब आई तो गेट बंद हो चुका था श्मशान घाट का और उसके बाद सुबह 4 बजे जैसे गेट खुला तो श्मशान घाट में जो रहते हैं वहाँ पे उन्होंने पूछा, अम्मा तुम क्यों बैठी हो यहाँ लाश के साथ? उन्होंने बताया फिर कि मैं जो है शालू का आप मुझे नंबर दे दो, वो मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करा देंगी। तो फिर श्मशान घाट से मेरे पास फ़ोन आया कि बहन जी ऐसे-ऐसे बात है, आप आ जाइए। तो मैं सुबह 4:30 बजे तुरंत एकदम जो उठते ही श्मशान घाट पहुँची, उनको अंदर लिया और उनको बोला, अम्मा आप गेट खुलवा लेती। उनको डेड बॉडी को भी अंदर लिया, उन अम्मा को भी अंदर लिया। फिर सारी व्यवस्था बनाई। उसके बाद जब अंतिम संस्कार किया, तो ये मेरे लिए बहुत दुखदाई घटना थी। इसलिए दुखदाई थी कि पूरी रात सड़क चलती है वो।
क्यों लोगों के मन में दया नहीं रही? कितना पैसा लग जाता अगर 10 लोग भी इकट्ठे होके उसको बोल देते कि अम्मा क्या बात है, आप लाश के साथ क्यों बैठी हो पूरी रात से? तो वो पूरी रात ना बैठती वहाँ। कम से कम अंतिम संस्कार ना होता, लेकिन गेट खुलवा के अंदर उसको करा जा सकता था। एक औरत जो अपने बेटे के साथ पूरी रात बैठी है, उसको क्या कितना दर्द उसको होगा। हमें देखने के बाद इतना दर्द था, उस माँ पे क्या बीती होगी कि क्या मानवता नहीं रही? क्या इंसानियत खत्म हो चुकी है? तो मेरा समाज से सिर्फ एक ही निवेदन है कि यदि ऐसी कोई घटनाएँ आएँ सामने तो आगे बढ़ के आएँ। सालों सैनिक का इंतज़ार ना करें, आगे बढ़ के आएँ। और अगर मेरा नंबर भी किसी के पास है तो मुझे तुरंत सूचना कर दें। और मैं हमेशा अपना नंबर बताती हूँ, हर इंटरव्यू में बताती हूँ कि मेरा नंबर आप हमेशा अपने पास रखें, और नहीं भी है तो गूगल पे से मिल जाता है मेरा नंबर, यूट्यूब से मिल जाता है। क्रांतिकारी शालू सैनी आप जहाँ डाल देंगे वहाँ से ही मेरा नंबर निकल आएगा। तो लोग मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, और अगर मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मानवता के नाते वो खुद भी हेल्प करें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, हमारी इस सेवा में, क्योंकि एक अंतिम संस्कार में 5,000 रुपए का खर्च आता है, और मैं एक-एक दिन में 4-4 अंतिम संस्कार कर देती हूँ। कभी-कभी एक-एक दिन में 4-4 5-5 अंतिम संस्कार भी आ जाते हैं। तो मेरी बैकग्राउंड फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतना सारा पैसा अकेले खर्च कर पाऊँ। सब थोड़ा-थोड़ा मैं सबसे सहयोग लेती हूँ। कभी किसी मित्र को बोल दिया, अपने भाई को बोल दिया, किसी सहेली को बोल दिया। ऐसे में थोड़ा-थोड़ा सहयोग लेके मैं अब इस कार्य को कर रही हूँ। ये निरंतरन चलता रहे, और लास्ट समय में हर मृतक को कफ़न नसीब हो सके, इसी आग्रह के साथ मैं सभी से निवेदन भी करना चाहती हूँ कि हमारा एक नंबर है 8273189764, ये हमारा गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है। इस पे आप हमें लावारिस डेड बॉडी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं, और इच्छा अनुसार सहयोग भी कर सकते हैं। सहयोग इच्छा अनुसार ही किया जाता है, वो चाहे 100 का करे, चाहे 1000 का करे, चाहे 10,000 का करे, वो सब अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारी इस सेवा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूँगी कि ये सेवा निरंतरन तब चल सकती है जब समाज से हमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि समाज का काम समाज के सहयोग से किया जाता है। अपने से कोई करोड़पति भी नहीं कर सकता, मेरा तो सामर्थ्य ही नहीं है। और सरकार से मेरी एक अपील है आपकी वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अभी तक हमें सरकार से कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिला है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी तक किसी भी व्यक्ति ने हमसे ये नहीं बोला कि भई हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हो, या हमारी कोई बात वहाँ तक पहुँचाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि कम से कम सरकार तक हमारी ये बात जाए तो। क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं, सब लोग मुझे बोलते हैं ये प्रशासन का काम है, ये सरकार का काम है, आप अपना पैसा लगा के करती हो। तो मुझे ये लगता है ना कि शायद मैं सरकार, मतलब सरकार के साथ मिलके ये काम कर रही हूँ, या पुलिस वालों के मतलब पुलिस वालों को भी प्रशासन को भी हेल्प मिल रही है इस कार्य से, और शासन को भी हेल्प मिल रही है इस कार्य से। तो कम से कम उन तक हमारी ये बात पहुँचे तो, उन्हें पता तो चले कि कोई मुज़फ़्फ़रनगर की लड़की है जो इस सेवा को कर रही है, और वो भी अपने पास से कर रही है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि सरकार जागरूक हो, हर चैनल पे, हर जो है अखबार में मेरे बारे में आता रहता है। मुझे नहीं लगता कि नेता लोग देखते नहीं होंगे, शायद देखते तो ज़रूर होंगे, लेकिन अभी किसी भी जो है मेरे इतनी बड़ी-बड़ी वीडियो मेरी वायरल हुई हैं, बहुत इंटरव्यू हो चुके हैं। हर बड़े-बड़े चैनल पे, दूरदर्शन चैनल पे मेरे जो है आ चुका है मेरे बारे में। लेकिन अभी तक कहीं से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है निकल के जो ये कहा जाए, हौसला बढ़ाने के लिए ही कहा जाए कि भई हाँ, ये लड़की अच्छा काम कर रही है। तो मेरा तो सरकार से निवेदन है कि अगर वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट करें, और नहीं तो हौसला बढ़ाने के लिए तो कोई कमेंट कर ही सकते हैं कि ये लड़की अच्छा काम कर रही है और सरकार को सपोर्ट कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में चारों भाई भाई। क्या हिंदू से बाहर निकल के भी आपने लवारिस लाशों का, जो दूसरी कम्युनिटी से वास्ता रखते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, अदरवाइज कोई भी दूसरा हो सकता है, क्या उनका भी आपने अंतिम संस्कार करने का कार्य किया, या ऐसा कोई आपको मौका मिला है? देखिए, जो लावारिस मेरे पास आते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, जो लावारिस मेरे पास आते हैं, जब तक वो मेरे पास नहीं आते, उनका फ़ोन नहीं आता, तब तक वो लावारिस होते हैं। उसके बाद फ़ोन आया तो वो मैं उनकी वारिस होती हूँ। उससे धर्म का, जाति का कोई मतलब नहीं होता मेरे लिए। मैंने अपने हाथों से सैकड़ों डेड बॉडियाँ जो हैं कब्रिस्तान में जाके दफ़ना चुकी हूँ, जो मैं अपने हाथों से दफ़नाई हैं। और उसके अलावा जो है मैं सिखों की भी करती हूँ। तो मेरे लिए धर्म की बात नहीं है इसमें कि भई जाति धर्म देख के मैं अंतिम संस्कार करती हूँ, नहीं, क्योंकि ये मानवता का काम है, और मानवता जाति धर्म नहीं देखता। जो भी लावारिस मेरे पास आएगा, उसकी मैं वारिस हूँ। जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या आपको लगता है सत्यवादी हरिश्चंद्र
कि आप उस परंपरा को निभा रहे हैं जो उन्होंने काशी में शमशान में रहते हुए निभाने का कार्य किया था। क्रांतिकाली सालू सैनी आज उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। देखिए, वो हरिश्चंद्र थे, मैं उनकी तुलना अपने आप से नहीं कर सकती, क्योंकि उनका बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है और मैं उनकी तुलना तो नहीं करूँगी कि हाँ, भाई मेरे से उनकी तुलना की जाए, लेकिन ये ईश्वरीय कार्य है और शायद आज मैंने भी ये देखा है कि मरने के बाद ही लोग शायद इतिहास में आते हैं, उससे पहले आते नहीं हैं। और जब कभी जैसे आज हरिश्चंद्र जी का नाम लिया जाता है कि वो काशी में रह के ये काम करते थे, हो सकता है कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो लोग कभी मुझे भी याद किया करें कि एक शालू सैनी थी, वो शमशान में रह के ऐसा काम करती थी। तो वो मरने के बाद का जो समाज मुझे नाम देगा वो एक अलग बात है। अभी तो मैं जो काम कर रही हूँ ईश्वरीय कार्य समझ के कर रही हूँ। आपके काम को लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका नाम दर्ज हो चुका है। लगभग अगर हम बात करें पूरे देश के लोगों का, करोड़ों लोगों का, अरबों लोगों का सपना है कि मेरा भी नाम वहाँ पे दर्ज हो, या क्रांतिकारी सालू सैनी का नाम दर्ज हो चुका है। कैसा महसूस करते हैं इसको लेकर आप, इस उपलब्धि को लेकर? देखिए, मेरे साथ ना सब चीज़ें अचानक होती चली गईं। मुझे इन सब चीज़ों पे सोचने का, इन सब चीज़ों के लिए करने का कुछ मुझे समझ नहीं आया, कभी मौका नहीं मिला। ना तो मैंने कभी ये सोचा था कि मैं अंतिम संस्कार जैसा कार्य करूँगी। अचानक से मेरे दिमाग में आया, अचानक से वो परिस्थिति बनी, ना कोरोना आता, ना ये सब दिमाग में आता। अचानक से आया, अचानक से शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होता क्या है, इंडिया बुक रिकॉर्ड होता क्या है। लेकिन जैसे-जैसे इस काम में लगी, वैसे-वैसे लोगों तक मेरी वीडियो वायरल होती चली गई और मुझे ये सम्मान मिलता चला गया। मुझे राज्यपाल जी ने, आनंदीबेन पटेल जी ने मुझे सर्किट हाउस को अपने आप बुलवाया था। वो अब से 2 साल पहले आई थी और उन्हें मेरे बारे में वीडियो से पता चला था। तो उन्होंने माननीय मंत्री जी के द्वारा, संजय बालियान जी के द्वारा मुझे खुद बुलवाया था कि आपके यहाँ की शहर की एक लड़की है जो अंतिम संस्कार करती है, उनको बुलवाइए। तो वो मेरे से स्पेशल मिली थी और उन्होंने मेरे से स्पेशल बात की थी। तो इंडिया बुक में नाम आया, मुझे लगा मुझे पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि मैं बहुत वीक परिवार से हूँ। मेरी बैकग्राउंड ऐसी है, बिल्कुल एकदम मज़दूरी मेरे परिवार में रही है और मेरे परिवार में आज तक कभी भी, लड़की तो छोड़ो, कोई लड़का भी समाज सेवा में या राजनीति में या इस तरीके के कार्य में नहीं आया कई पुश्तों तक। और आज मैं निकल के आई हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि शायद मैं समाज का और परिवार का थोड़ा बहुत तो कहीं मान बढ़ा रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। सम्मान मिला है, बड़े सम्मान का लक्ष्य क्या मानते हैं? क्या सम्मान के लिए आप इस कार्य से जुड़े हैं? देखिए, ये तो सम्मान है, ईश्वर दे रहा है, लेकिन इस कार्य को जब मैं करने लगी तो मेरे दिमाग में ना कुछ था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे लोग ऐसे जान जाएँगे, क्योंकि जिस समय हम कर रहे थे, उस समय आपको भी पता है, योगी जी के सख्त आदेश थे कि भई कोई भी सेवा कर दे, वो आप कोई फ़ोटो वीडियो नहीं डालेंगे। तो जब मैं शमशान घाट में थी उस समय, एक दिन क्या हुआ कि मैं अंतिम संस्कार करने गई हुई थी। जब मैं अंतिम संस्कार करने पहुँची तो एक कोने में वहाँ पे इतनी सारी अस्थियाँ, कम से कम भी 30-40 लोगों की अस्थियाँ होंगी वो, इतनी सारी अस्थियाँ एक कोने में इकट्ठी हो रही थी। तो जो वहाँ पे भैया रहते हैं, मैंने उनसे पूछा, भैया इतनी सारी अस्थियाँ किसकी हैं ये? तो उन्होंने कहा, बहन जी कोई लेने ही नहीं आ रहा है। तो मतलब वही बात हुई जिस वीडियो को देख के मैं अंतिम संस्कार में आई थी। मैंने इन्हें कोई आया ही नहीं लेने, कि नहीं कोई नहीं आया इन्हें लेने। मैंने कहा अगर आप कहो तो ये अस्थियाँ सारी मैं शुक्रताल ले जाऊँ। उन्होंने मुझे कहा, मैं तो तुम्हें कहने ही वाला था कि ये कार्य तुम ही कर सकती हो बस। मैंने कहा भैया बड़ा सा कट्टा लेके आइए आप। तो वो बड़ा सा कट्टा लेके आए, हमने सारी अस्थियाँ उसमें डाल ली कट्टे में। मैंने उनको बोला आप मेरी स्कूटी पे इसको बंधवा दीजिए, बस मैं लेके चली जाऊँगी। उन्होंने मेरी स्कूटी पे बंधवाई। तो जब हम वो स्कूटी पे बांध रहे थे और अस्थियाँ को कट्टे में भर रहे थे, तो मैंने उसको बोला, जो वो लड़का वहाँ रहता है, मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो मेरी बना दे। वो वीडियो वायरल करने के लिए नहीं बनाई थी, वो इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं भी नई-नई इस कार्य में आई थी। तो मुझे ये लगता था कि मतलब कुछ विरोधी ऐसे भी होते हैं, कहीं मुझे गलत तरीके से ना फँसा दें। भई कोई अधिकारी मेरे से ना पूछ ले, इतनी अस्थियाँ कहाँ लेके गई थी तुम? क्या सबूत है आप गंगा जी में सला के आई हो? तो मैंने उनको बोला एक छोटी-सी वीडियो बना दो जिसके लिए मेरे पास सबूत रहे कि मैं यहाँ से अस्थियाँ लेके गई हूँ। उन्होंने जो है मेरी स्कूटी पे बंधवा दिया वो कट्टा। उन्होंने मेरे से बोला, बहन जी आप जैसे ही वहाँ सलाह होगी तो किसी को भी बुला लेना सड़क पे से, एक छोटी-सी वीडियो चलाते हुए और बना लेना। उसके लिए आपके पास सबूत रहेगा। अगर कल को कोई बात उठती भी है तो आप बोल सकते हो कि भई मैं सलाह के ही आई हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया।
और उस दिन मैं जो हूँ, आप यकीन मानो उस दिन मैं पहली बार अस्थियाँ लेके गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कितने सारे मेरे अपने मेरे साथ जा रहे हैं और कट्टा मेरे पास बंध रहा और मैं बस ऐसे जैसे बात करते हुए चले जाते हैं, किसी से कोई पीछे बैठा है और मैं बात करती जा रही हूँ, आराम से बैठे रहना, चोट मत लगवा लेना, नहीं तो मेरे भी चोट लगेगी, आपके भी लगेगी, मैं अच्छे कार्य के लिए जा रही हूँ। मतलब मैं ऐसी बात करती-करती जा रही हूँ खुद से जैसे। फिर वहाँ मैं पहुँची, मैंने किसी को फ़ोन बुलाया वहाँ पे, मैंने कहा एक छोटी-सी वीडियो बना दो, वहीं पे एक मंदिर है, उसमें रहते हैं महाराज जी एक, उनको बुलाया, वो जानने वाले हैं। और वो मुझे देख के ऐसे वेश में कि इतना बड़ा कट्टा भर के अस्थियों का, इसमें क्या है? मैंने कहा इसमें अस्थियाँ हैं। कितनी सारी? ये अस्थि कहाँ से ले आई तुम? मैंने कहा ये कोई लेने नहीं आया इसलिए मैं लेके आई हूँ। मैंने वो अस्थियाँ चलाई और वो जैसे वीडियो उन्होंने छोटी-सी बनाई, तो मेरे अंदर एक आदत है, मैं फ़ोन पे ज़्यादा मतलब एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया पे। वो वीडियो मैंने स्टेटस पे लगा दी अपनी उस दिन। मैंने कहा आज मैं इतनी सारी अस्थियों को जो है गंगा जी में विसर्जित करके आई। तो बल्कि मेरे बड़े भैया हैं राजू सैनी जी, इनका उस दिन फ़ोन आ गया, तो उस समय ना कोरोना हुआ था। इन्होंने मेरे से पूछा बहन जी कहाँ हो? मैंने कहा भैया मैं रास्ते में हूँ, शुक्करताल गई थी। बोले वहाँ क्यों गई थी अकेले? तो क्योंकि मेरा कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं बाहर कहीं अकेले जाती नहीं थी। भैया ने पूछा वहाँ क्यों गई थी? मैंने कहा मैं अस्थियाँ लेके गई थी। फिर मुझे इन्होंने गुस्सा करा कि अकेले क्यों गई थी, मुझे बता देती। मैंने कहा आपको कोरोना हुआ, आप बाहर निकलते क्या? तो फिर जैसे वो वीडियो मेरे साथ बहुत सारे मीडिया बंधु भी जुड़े हुए हैं, तो कई मीडिया वालों ने देख लिया। अगले दिन दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे और पूरा मेरा डिटेल उसमें और पूरी मतलब आधे पेज पे पूरी मेरी स्टोरी लगी हुई थी। और सारे मीडिया वालों के फ़ोन आने मेरे पास शुरू हो गए, बहन जी ये क्या कर दिया, बहन जी ये क्या कर दिया आपने, आपकी तो खबर इतनी अच्छी लगी हुई है। फिर पूरे मीडिया में वो मेरी खबर वायरल हो गई, सब लोगों ने खबर लगाई, अखबार वालों ने, चैनल वालों ने, सबने लगाई, तो सबको पता चल गया उस खबर के बारे में। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं था कि मैं इस सेवा को इसलिए करूँ, इस ज़िम्मेदारी को इसलिए निभाऊँ ताकि मैं चर्चाओं में आ जाऊँ। सब इत्तेफ़ाक से हुआ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहा, अब भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता। अभी भी मेरा सीधा-सा फंडा होता है कि मैं अंतिम संस्कार करके आती हूँ, अपना स्टेटस पे लगा देती हूँ, जिस अखबार वाले को लगानी हो खबर लगा दो, नहीं लगानी हो कोई बात नहीं है। मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। तो मेरा सम्मान बहुत करते हैं मीडिया वाले, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरी खबरों पे रहते हैं कि बहन जी जो कार्य बहन जी करती हैं। और एक थोड़ा-सा सबकी सहानुभूति मेरे साथ इसलिए भी जुड़ी हुई है कि मेरी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और मैं सड़क पे खड़े होके कमाती हूँ, तो सब लोगों की सहानुभूति ये भी रहती है कि करोड़पति लोग दिखावा करते हैं, लेकिन ये लड़की सच में सेवा करती है, पता नहीं कैसे-कैसे मैनेज करती है। किसी से माँगती भी नहीं है, मैं किसी से नहीं माँगती। अपने मुँह से नहीं कहती कि तुम दो, मैं कर रही हूँ, ना। बस सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ, किसी को सहयोग करना है कर दो, नहीं करना है तो ईश्वर कराएगा अपना जैसे कराएगा। भूत प्रेत लवारिस लाशों से अब नहीं लगता है डर। ये थी जीडी न्यूज के साथ क्रांतिकारी सालू सैनी। आपका समय देने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।